कभी सोहनगढ़ में विक्रम लाल जैसा व्यापारी नहीं हुआ था। वो जैसे तेजी से उठा था, उससे भी तेजी से गिरा। 15 साल की मेहनत से उसने 3 दुकानें, एक बड़ा घर और 2 जिंदगियों तक का सोना जमा किया था। लोग उसे सोहनगढ़ का शेर कहते थे, पर शेर जब बहुत खा लेता है तो लापरवाह हो जाता है। ये कागज पक्का है। दूर शहर से आया व्यापारी मुझे पहचान है। ये सौदा हमें दोगुना देगा। विक्रम, रुको। सूखे के साल में कर्ज मत लो। धर्मचंद से पैसा लेना खतरनाक है। रतन, तुम डरपोक हो। मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं। वह दूर का व्यापारी सुंदर कागज और झूठी मुस्कान लेकर आया था और उसकी पूरी लगाई हुई रकम लेकर चला गया। दुकानें बंद हो गईं, घर छिन गया और धर्मचंद का कर्ज, जिसकी सूद हर हफ्ते बढ़ती थी, विक्रम के सिर पर पत्थर की तरह टिक गया। बच्चे पूछ रहे हैं कि आज खाना कब बनेगा। बना देना। विक्रम ने उसकी आंखें नहीं देखी। वो देख नहीं सकता था। घर में आटा नहीं है विक्रम। तैतालीसवें दिन जब वो अपने साले के अनाज गोदाम की जमीन पर सो रहा था, उसने एक चिट्ठी लिखी। माफ करना, कोई रास्ता ढूंढने जा रहा हूं। और अंधेरे में जंगल की तरफ की पहाड़ी राह पर चल पड़ा। पहाड़ी रास्ता घंटों चढ़ता रहा। जूते के चमड़े से खून रिसने लगा। दोपहर तक वो भटक चुका था। एक नदी के पास बैठ गया और पानी पिया। तभी एक छोटी सी कुटिया दिखी, काई से ढकी चट्टान के सहारे बनी। अंदर से धुएं की एक पतली सीधी लकीर ऊपर उठ रही थी, जैसे हवा भी उसका आदर कर रही हो। अंदर एक बूढ़ा आदमी, शायद 80 साल, शायद 100। उम्र ने उनके चेहरे पर जो नक्काशी की थी, वो किसी आदमी की कम, किसी बहुत पुराने पेड़ की ज्यादा लगती थी। महाराज, मुझे पता था तुम कब से दरवाजे के बाहर खड़े हो। इतना भारी दुख लेकर चलने वाला आदमी कदमों से नहीं, आत्मा से आवाज करता है। बैठो। विक्रम बैठ गया। खाना सामने आया। सादा चावल, दाल, गुड़, सब कुछ साधारण था, पर उस सादगी में एक अनोखी गर्माहट थी। उस दिन विक्रम ने जो खाया, उसका स्वाद बिल्कुल अलग था, जैसे हर कौर में जादू घुला हो। उसने सब बता दिया। धर्मचंद, उस शहरी व्यापारी का धोखा, सावित्री की खामोशी, मीरा की आंखें, राजू का भूख छुपाने। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, बस इतना जो कर्ज चुका सकूं, बच्चे भूखे न सोएं। पैसा तो मैंने वर्षों पहले छोड़ दिया, मेरे पास नहीं है। लेकिन उन पेड़ों के उस पार एक नदी है। किनारे पर एक पत्थर है, छोटा, लाल भूरा, जैसे उसने सूर्यास्त का एक टुकड़ा निगल लिया हो। उसे ले आओ। विक्रम गया, ढूंढा, और वो पत्थर ठीक वैसे ही जैसे बाबा ने बताया, आधा मिट्टी में दबा हुआ मिला। इसे पकड़ो और यह पत्ता इस पत्थर से छुओ। विक्रम ने पत्थर पकड़ा, सूखे पत्ते को छुआ। वो पत्ता तुरंत सोने का हो गया। हर नस, हर किनारा बिल्कुल सोना। यह क्या है? पुरानी कथाओं में इसे पारस पत्थर कहते हैं। जो धातु छुए सोना, जो जीवित चीज छुए सुनहरी हो जाती है पर मर जाती है। सोचकर छूना। मैं समझता हूं बाबा। आप यह मुझे दे रहे हैं? जाओ, अपने परिवार को बचाओ, बस इतना काफी है। विक्रम पहाड़ से उतरा। मुट्ठी में पत्थर इतनी जोर से दबाया हुआ कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। दिमाग में हिसाब, धर्मचंद का कर्ज, एक सोने की ईंट की कीमत, 3 दुकानें वापस। और तभी आधे रास्ते में वो सवाल दिमाग में आया,
अगर यह पत्थर इतना ताकतवर है तो उन्होंने इसे क्यों नहीं रखा? वो बुजुर्ग, जो शायद दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जमीन पर सोते थे और सादा खाना खाते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। तो सोचने की बात है, ऐसे समझदार इंसान के लिए इससे भी ज्यादा कीमती क्या हो सकता है जो उन्होंने ये पत्थर भी छोड़ दिया। विक्रम ने पलटकर पहाड़ की तरफ देखा और वापस चल पड़ा। जब विक्रम कुटिया पर पहुंचा, वहां कोई और भी था। एक युवक, जवान, कम उम्र, अच्छे कपड़े। मेरा नाम जयदेव सेठिया है, पुणे के रामलाल सेठिया का बेटा। 2 दिन घोड़े पर आया हूं। मुझे बताया गया कि आपके पास पारस पत्थर है। बहुतों को बहुत कुछ बताया जाता है। मेरे पिता बहुत बीमार हैं। कश्मीर के एक वैद्य के पास एक जड़ी बूटी है, बहुत महंगी। हमारे पास संपत्ति है पर नकद नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे पिता बीमार हैं? बहुत। ले जाओ, जितना जरूरत हो उतना कमाओ, लौटा देना। तुम मुझे जानते भी नहीं। नहीं, पर तुम्हारे पिता बीमार हैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, और फिर भी तुम्हें पहले देना सही लग रहा है। क्यों? यह मैं भी नहीं जानता। जयदेव ने पत्थर लिया और भागा। चला नहीं, भागा। उसने ले लिया। हाँ, शायद उसके पिता बीमार भी ना हो। नहीं, पिता सच में बीमार हैं, पर जयदेव ने पत्थर का इस्तेमाल पिता के इलाज से आगे करने का इरादा बहुत पहले से सोच रखा था। आपको पता था? अंदाजा था, जैसे मुझे अंदाजा था कि तुम वापस आओगे। तो मैंने यह क्यों किया? यही पहला सही सवाल है। जयदेव पत्थर लेकर घर पहुंचा। पिता का इलाज हुआ और वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन जयदेव यह समझ चुका था कि असीमित धन का एक व्यक्ति पर क्या असर होता है। उसने व्यापार का विस्तार किया, एक व्यापारी का पूरा कारोबार खरीद लिया। फिर एक के बाद एक सौदा करता गया। कुछ ही दिनों में वो 3 जिलों का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। नौकर चाकर, बड़ा घर, असीमित धन, हर चीज उसके पास थी। पर उसके भीतर कहीं कहीं एक धीमी आवाज उठती थी, क्या यह सही है? मगर लालच के शोर में उसकी अंतरात्मा की यह आवाज दबती चली जाती थी। बेटा, तुम्हारा कर्ज उतर गया, परिवार सुरक्षित है, फिर भी तुम अभी भी भूखे क्यों हो? जयदेव ने जवाब नहीं दिया। भूखा? मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, और फिर भी। एक सुबह वो बाहर निकला। पिता के कमरे की खिड़की से नर्म रोशनी भीतर फैल रही थी। वे शांत बैठे थे, बस खिड़की के पास आए कबूतरों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आप इतने खुश कैसे रहते हो? बस बैठे बैठे? मैं सांस ले रहा हूं, धूप गर्म है, कबूतर खूबसूरत हैं। 3 महीने पहले मैं मरने वाला था। जयदेव बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने लोहे का बक्सा उठाया, घोड़े पर बैठा और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। विक्रम रुक गया था। उसने तय किया था कि वो घर जाएगा, खाली हाथ धर्मचंद का सामना करेगा और जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकार करेगा। पर उसके कदम वहीं ठहर गए। वो एक रात रुका, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसने धीरे धीरे वहीं रहना शुरू कर दिया। लकड़ी काटता, खाना बनाता और बाबा की बातें सुनता। समय के साथ बाबा खुलने लगे। वे अपनी जिंदगी की कहानियां बताने लगे। 60 साल पहले का वो व्यापारी, उनका परिवार, उनका प्यार और वो दौलत जिसके पीछे भागते भागते उन्होंने सब कुछ खो दिया था। मैं जयदेव जैसा था, तुम जैसा था। हर वो इंसान जो यहां कभी बैठा, वो मैं था। पर मेरे बच्चे सच में भूखे हैं, यह एक हकीकत है। बिल्कुल सही। जरूरत असली है, जरूरत पूरी होनी चाहिए। मैं उस पल की बात कर रहा हूं जो जरूरत पूरी होने के बाद आता है, जब अंदर से आवाज आती है, यह काफी है। वो पल अधिकतर लोगों को कभी नहीं आता। काफी दिन गुजरने के बाद विक्रम ने हिम्मत जुटाई और घर वापस जाने का फैसला किया।
तभी पत्थरों पर घोड़े के खुर की आवाज और अंगीठी की रोशनी में जयदेव दिखा। पत्थर उसके हाथ में था। मैं वापस आ गया, मुझे माफ करो। यह आपके पास ही रहना चाहिए था, रखिए या नदी में फेंक दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम। मेरे पास बीवी है, 2 बच्चे हैं, 2 पाँव हैं और अब घर जा रहा हूं। विक्रम रात भर चला और दूसरे दिन शाम ढलते सोहनगढ़ पहुंचा। जब रात का अंधेरा नीले आसमान पर छाने लगता है, घर का दरवाजा खटखटाया। सावित्री ने दरवाजा खोला। उसने विक्रम का चेहरा देखा। कोई सोना नहीं, कोई चमकता बक्सा नहीं, पर उसकी आंखों में कुछ था जो जाने से पहले नहीं था, एक शांति। तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे माफ कर दो। अंदर आ जाओ। उसने सब बताया, बाबा, जयदेव, पत्थर, वो सवाल जिसने उसे वापस मोड़ा। तुम्हारे पास पत्थर था और तुमने वापस कर दिया। हाँ कर्ज अभी भी है हाँ। और तुम ठीक हो? खुश नहीं हूं, अभी नहीं, पर मुझे पता है खुश कैसे होते हैं। पहले नहीं पता था। कल रतन आया था। धर्मचंद बहुत बीमार है। उसके भाई ने कहा आधा कर्ज माफ, बाकी के लिए 3 साल। लिखित में। और किसी ने नाम बताए बिना तुम्हारे कर्ज की पहली किश्त भी भर दी। जयदेव, हो न हो जयदेव, धर्मचंद की बीमारी, दुनिया का अपना हिसाब। विक्रम हंसा, पहली बार असली हंसी, वो हंसी जिसमें कहीं रोना भी छुपा होता है। और सावित्री धीरे, मुश्किल से, बंद दरवाजे की तरह जो बहुत दिनों बाद खुले, मुस्कुराई। विक्रम ने एक दुकान खोली, बस एक छोटी साधारण किराना की दुकान। रतन को काम दिया। मीरा स्कूल वापस गई। राजू ने भूख छुपाना बंद कर दिया, क्योंकि अब हमेशा खाना था, बहुत नहीं पर था। सावित्री ने एक छोटे से किराए के घर के आंगन में फूलों का बगीचा लगाया, जिसके रंग बिरंगे फूलों ने उसकी जिंदगी की खुशियों को भी नया रंग दे दिया। महीने में एक बार विक्रम लंबा रास्ता तय करके पहाड़ पर जाता था। बाबा हमेशा वहीं होते थे। कभी कभी बात होती, कभी कभी सिर्फ साथ बैठकर चावल खाते। एक सुबह एक ऐसी ही मुलाकात में विक्रम वहां पहुंचा तो जयदेव पहले से बैठा था। न कोई अभिवादन, न सफाई। विक्रम बस उसके बगल में बैठ गया। तीनों, बाबा, विक्रम, जयदेव, उस जंगल की सुबह में बैठे रहे। नदी बोलती रही, पेड़ वही करते रहे जो पेड़ हमेशा करते हैं, एक जगह खड़े रहना, जड़ें जमाए, सब्र के साथ। और उस शांति में बिना किसी ने बोले तीनों समझ गए, सच्चा धन वो नहीं जो जमा होता है, सच्चा धन वो है जो दिल के अंदर से कभी नहीं छिनता।